नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से हमारे मौजूद मेहमान। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आईवीएफ टेक्नोलॉजी बांझपन के इलाज का जदीद तरीकेकार मुतारिफ कराने का सहरा स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर किरण शाहिद और उनके शौहर बैरिस्टर शाहिद शकूर के सर है, जो 1989 से ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में मुकीम है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के बानी डॉक्टर ब्रूस ब्लैंच के साथ बाहमी इश्तराक से कराची के इलाके क्लिफ्टन नस्तीन तलवार में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। बढ़ते हैं अपने डॉक्टर जनाब डॉक्टर मौजूद मेहमानों की जानिब। डॉक्टर नादिया नवाज हमारे साथ मौजूद है, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मुस्कुराती सुबह में आपको मैं वेलकम कहती हूँ। इन्हीं के साथ साथ हमारे एक और मौजूद मेहमान मौजूद है हमारे साथ, जिनका नाम है मिस्टर वसीम खान, जो कि कंट्री मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर सफिया भी मौजूद है। हम पहले भी मुलाकात हमारी हो चुकी है, खासा अच्छी दोस्ती हो चुकी है उनसे। डॉक्टर सफिया शरीफ, जो कि नेशनल मैनेजर क्लिनिकल सर्विसेज एंड फर्टिलिटी काउंसलर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप तीनों का बाज़ाब्ता तौर पे मैं इस्तकबाल करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो भी औलाद के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि वो टीवी का जो चैनल है वो स्विच ना करें, हमारा जो मॉर्निंग शो है वो देखें, क्योंकि आपके ही पते की बात होने वाली है। चाहे आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं और अभी तक आपके पास बेबी नहीं आया, जो आपकी ख्वाहिशात की तकमील है, जो आप चाहते हैं कि आपके आंगन में भी जो है वो खिलखिलाहट हो, चहचहाहट हो। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ। इंशाल्लाह पूरा सेगमेंट देखिएगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है काबिले इस्तेमाल और काबिले इस्तेताअत साबित होंगी। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हम डॉक्टर नादिया की जानिब। डॉक्टर नादिया, सबसे पहले बताइएगा व्हाट इज इनफर्टिलिटी? जी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस। मेरा नाम डॉक्टर नादिया नवाज है और जैसा कि आपको कहकशा ने बताया, मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मौजूद होती हूँ। अच्छा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन FCPS गायनेकोलॉजिस्ट विद एन MRCOG और हम इनफर्टिलिटी को काफ़ी टाइम से जो है ट्रीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ। अच्छा, तो कहकशा ने हमसे जब सवाल किया, और ये अक्सर लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होती है कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी या अब न्यूअर दौर में जिसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं या बांझपन, वो चीज़ होती है कि जब कोई नॉर्मल कपल, हेल्दी नॉर्मल कपल अगर साल भर हो चुका है शादी को और साल भर से वो कंसीव नहीं कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग, तो फिर वो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर जो है कोई ऐसा कपल है जो ऑलरेडी किसी रिस्क फैक्टर्स के साथ है, जिसमें ख़ास करके अगर फीमेल पार्टनर के साथ कोई और किस्म के प्रॉब्लम है, कोई बीमारियां हैं जो शुरू से चल रही हैं, थायराइड की, डायबिटीज़ की, या उनकी एज अबव 35 ईयर्स है, तो यूजुअली हम 6 मंथ्स के बाद उनको कह देते हैं कि अगर आपकी शादी को 6 मंथ्स हो गए और कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप अपना एक चेकअप के लिए ज़रूर आ जाएं, बिकॉज ज़्यादा डिले करना, ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फिर सामना करना पड़ेगा। तो फिर इट्स बेटर, इसी चीज़ को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है, या हाई रिस्क कपल्स के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मोहम्मद वसीम खान की जानिब। सर, अपने कॉन्सेप्ट और अपने बारे में बताइए, अपने कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। हम लोग पहले भी 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, अब आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कहकशा फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी। सबसे पहले मैं अपने बारे में, जैसे आपने बताया कि आई एम द कंट्री मैनेजर एट ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट, और मैंने 2007 में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया था। सिंस देन आई एम वर्किंग हेयर। और हमारा जो सेंटर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, इसकी बुनियाद डॉक्टर किरण शाहिद और बैरिस्टर शाहिद शकूर ने सन 2000 में रखी थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, इससे पहले 1982 में पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसकी बुनियाद रखी थी डॉक्टर ब्रूस बैलेंज ने, जो इसके बानी भी हैं और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। तो ये एक मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताते चलूँ कि हमारा जो सेंटर है पाकिस्तान का वाहिद IVF सेंटर है जिसकी एफिलिएशन पर्थ से है। तो इसकी मॉनिटरिंग बाकायदा डॉक्टर पीटर बर्टन करते हैं, और जो कि इसके साइंटिफिक डायरेक्टर हैं। तो हमारा जो कंट्रोल्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स और प्रोटोकॉल्स, सब वही हैं जो पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किए जाते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब और उनसे जानते हैं। डॉक्टर सफिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के बारे में हमें मजीद बताइए कि आपके जो सक्सेस रेशो है, सक्सेस जो रेट है आपके प्रोसीजर्स का, उसके बारे में बताइए कितना % सक्सेस रेशो है? देखिए, सक्सेस रेट अगर मैं 1 बाय 1 बताऊं, हमारे पास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो 3 तरह की हैं। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है
अगर उसकी सब चीज़ें ठीक हैं, लाइक उसके हार्मोनल बैलेंस वगैरह ठीक हैं और दूसरी चीज़ें ठीक हैं, तो और मेल की भी जो है सीमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स ठीक हैं, तो हम उसको फर्स्ट मेडिसिन ट्रायल देते हैं और उसके बाद उसका हम सक्सेस रेट डेटा उसका नहीं लेते, लेकिन IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का जो सक्सेस रेट है वो है 13 से 15% और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इससे एडवांस टेक्नोलॉजी को हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका सक्सेस रेट हमारा बेस्ट है। ये 40 to 45% सक्सेस रेट है। टेक होम बेबी रेट कि बच्चा जो लोग भी हमारे पास ट्रीटमेंट पे आएंगे वो इंशाअल्लाह ताला बेबी घर लेके जाएंगे, वो सक्सेस रेट 40% है इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात कि 40% रेशो है, लेकिन ये एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो हर माँ बाप चाहते हैं जब उनके बच्चे की शादी होती है तो उनके आंगन में फूल खिले। तो आप लोग ज़रा इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, सारी बातों पे गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोताही होगी जो आप लोग भी बरतते होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। बांझपन हमारा नॉर्मली खवातीन को कह दिया जाता है कि ये बांझ है, तो क्या खवातीन के साथ साथ मर्द भी बांझपन से सफ़र करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही कहकशां, और यही वजह है कि जब हम अपने सेंटर पे भी पेशेंट्स को देखते हैं और बुलाते हैं, इनफर्टिलिटी की जो तादाद हम डील करते हैं, उनको हमेशा एडवाइस करते हैं कि हस्बैंड के साथ ज़रूर आए, क्योंकि ये एक माशरे की मिथ कहें कि सिर्फ फीमेल्स ही हैं जो इसका शिकार हो सकती है और मेल में प्रॉब्लम्स ही होती है। हालांकि अब तो हम विद टाइम ये देख रहे हैं कि जो हैबिचुअलिटीज़, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें मेल जो आम तौर पे 25% था, अब हम उससे भी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम ऐसी हैं जो ट्रीटेबल नहीं है, जिससे अक्सर जो मर्द हजरात हैं वो घबरा जाते हैं कि ऐसी ना कोई प्रॉब्लम निकल है जो ट्रीटेबल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेबल, लेकिन फॉर 25% बाय रिसर्च रिस्क होते हैं, ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से 25% रीजंस मेल में होते हैं। डेट्स वाई इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप सेंटर पे तशरीफ़ लाएं, हमें दिखाएं, तो हमेशा कपल आएँ, हस्बैंड भी ज़रूर आएँ। भले आप किसी और को भी अकम्पनी करना चाहिए, लेकिन हस्बैंड वाइफ को दोनों को आना चाहिए ताकि उनकी कंप्लीट एवेल्युएशन। बिल्कुल, दोनों को जाना चाहिए। वैसे भाई हमें बताइएगा आपका सेंटर किस तरह से दूसरे सेंटर से मुख्तलिफ है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जो है पाकिस्तान का वाहिद IVF सेंटर है जिसकी एफिलिएशन किसी भी बैनुल अक़वामी सेंटर के साथ है। हमारा जो सेंटर है पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसका इश्तराक के साथ हम काम कर रहे हैं, उसके साथ एफिलिएटेड है। हमारा हेड ऑफिस पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और उसकी ब्रांच ये कराची में, कराची पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस कराची में है, जो कि गल्फ शॉपिंग सेंटर पे है, 3 तलवार के पास, गल्फ के पीछे है। तो ये पाकिस्तान का वाहिद IVF सेंटर है जिसकी इंटरनेशनल एफिलिएशन है। इसकी इसी वजह से इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल्स और प्रोटोकॉल्स और ट्रेनिंग्स हैं वो सब वही हैं जो पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किए जाते हैं। और यही वजह है कि हमारा जो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर सफ़िया ने जिक्र किया है, हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है। हमारा जो टेक होम बेबी रेट है वो पाकिस्तान में सबसे मुनफरिद और इम्तियाज़ है। माशाल्लाह। डॉक्टर सफ़िया, मैं जानना चाहूँगी कि कितने जो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपके क्लिनिक फर्टिलिटी सेंटर में होते हैं, लोग जो आना चाहते हैं उनको ज़रा बताइएगा डिटेल में, क्योंकि हमने जो 2 प्रोग्राम्स किए उसमें हमने प्रोसीजर्स के बारे में बात की लेकिन हमने डिटेल में बात नहीं की। तो कितने तरह के प्रोसीजर्स होते हैं और किस किस पे वो इम्प्लीमेंट होते हैं? देखिए, प्रोसीजर्स जो हमारे पास हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि एक पेशेंट आता है कि अब उसको नीड किस चीज़ की है, उसको देखा जाता है। लाइक हमारे पास जो प्रोसीजर हो रहे हैं वो हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, सर्वाइकल डायलिटेशन, ओवम पिकअप, एम्ब्रो ट्रांसफ़र, इसके अलावा भी अगर किसी प्रोसीजर की नीड होती है तो वो हम सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं। IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हम कर रहे हैं, ये सारी जो है ना प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं। ठीक है, तमाम प्रोसीजर्स के बारे में जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमारी बात, लोग जो है इस तरह के सेंटर्स में जाने से जो ना थोड़ा सा कतराते हैं, उनके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात होते हैं, कुछ अजीब अजीब सी बातें होती हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो इस बात को सोच के ही पहला कदम ही नहीं बढ़ाते। तो उन लोगों से क्या कहेंगे कि जो पहला कदम उनको बढ़ाना चाहिए तो वो क्यों नहीं बढ़ाते? जरा इस पर रोशनी डालिए। कहकशां एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं चाहूँगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक की आवाज़ पहुँचाएं कि ये मिसकॉन्सेप्शन दूर कर लेनी चाहिए कि इनफर्टिलिटी सेंटर का मकसद सिर्फ IVF नहीं है। डॉक्टर सफ़िया भी कंटिन्यूसली जो हम बातें बता रही हैं कि यहाँ पे हर किस्म का ट्रीटमेंट होता है।
जब भी किसी कपल को इनफर्टिलिटी साल भर आपको हो गया, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, या इवन अगर आपको साल भी नहीं हो, आपकी कॉन्सेप्शन विजिट करना चाह रहे हैं कि जी अगर हम बेबी करते हैं आगे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं रहेंगी, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। जब भी आप आते हैं तो स्टार्टिंग हमारी हिस्ट्री से होती है, हम आपकी थॉरली हिस्ट्री लेते हैं, हमारा पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है जो हिस्ट्री के लिए बिठाया हुआ है, तो वो थॉरली हिस्ट्री लेता है, एग्जामिनेशंस होती हैं और फिर हम डिफाइन करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। जब हमें लगता है कि जी अभी टाइम कम है, जैसे डॉक्टर सफिया भी बता रही हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वी ऑलवेज गो बाय फर्स्ट स्टेप कि हम दवाओं के थ्रू हेल्प करें। इवन अगर आप साल भर से पहले, ऐसे बहुत से एंशियस कपल आजकल क्लिनिक्स में आते हैं जिनकी शादी को महीना 2 महीना हुआ है, लेकिन वो बहुत एंजाइटी, मुआशरती दबाव की वजह से प्रॉब्लम में ओनली 2 to 3 मंथ्स, यंग कपल 25 साल से कम उम्र की लड़कियां लड़के, लेकिन वो परेशान होकर आ जाते हैं। तो व्हाट डू दे एक्चुअली नीड? जस्ट अ काउंसलिंग। उनको हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि स्ट्रेस फैक्टर को हटाएं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, विटामिन, कौन से ऐसे डेज हैं जिस पे आप स्पेशली मिलेंगे तो आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। लेकिन जो जेन्युइन नीड के लोग होते हैं उस पे फर्स्ट वी गो बाय मेडिसिन्स, and we think medicines is not working, then we go for small procedures like IUI, और जिसमें हमें लगता है कि इसमें हमें results नहीं है तो rather than wasting time we directly jump to IVF और even ICSI। तो ये step by step होते हैं। fertility center का मतलब IVF center नहीं है, तो बस ये misconception दूर रखें। we are there to deliver our best, तो ज़रूर हमसे मिलना है जब भी इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हो। बिल्कुल। वसीम भाई हमें बताएगा कराची के अलावा आपके सेंटर और कहाँ कहाँ वाक़ है, दूसरे शहरों की बात। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कराची में हमारा हेड ऑफिस है जो कि हमने 2000 में इस्टेब्लिश किया था। तो कराची में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमने बड़े कामयाबी के साथ काम किया कराची में। तो फिर हमें और भी बहुत पेशेंट्स आने लगे पूरे पाकिस्तान से, तो हमने फिर सेकंड स्टेप में लाहौर में अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया जो कि इस वक्त गुलबर्ग में गालिब रोड पर वाक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सेंटर बड़े कामयाबी के साथ काम कर रहा है और हमने इसकी फ़र्दर एक्सपेंशन की। और उसके बाद हमने मुल्तान सेंटर अपना इस्टेब्लिश किया। मुल्तान सेंटर हमारा चुंगी नंबर 1 पर है और इसके बाद कोयटा में हमने इस्टेब्लिश किया जो कि शहबाज टाउन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा, कराची हमारा हेड ऑफिस है, उसके अलावा पाकिस्तान में 3 ब्रांचेस काम कर रही हैं और तीनों ब्रांचेस बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रही हैं। कामयाबी के साथ काम के लिए कराची में आपकी कितनी ब्रांचेस हैं? कराची में आपको मैं जैसे पहले बताया कि कराची में हमारी एक ही ब्रांच है जो कि गल्फ शॉपिंग सेंटर के जस्ट बिहाइंड है, 3 तलवार पे। इसके अलावा लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट कहाँ वाक़ है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट कराची में सिर्फ एक ही हमारी ब्रांच है जो कि 3 तलवार पे गल्फ शॉपिंग सेंटर के बिहाइंड है। उसके अलावा कोई और ब्रांच कराची में वाकई नहीं है। बिल्कुल। इस बात को हम इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि आप सही जगह जाएं, गलत सिम में ना चले जाए। डॉक्टर सफिया थोड़ा सा लैब प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें बताइएगा। देखिए, हमारे लैब प्रोटोकॉल्स जो हैं टोटली हम ऑस्ट्रेलिया के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और इवन हमारी जो भी क्यूरी और क्वेश्चंस वगैरह होते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से जो है बात करते हैं, उसके बाद फर्दर चलते हैं। टोटली लाइक हमारा जो है एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्निक्स, हमारी ICSI टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें ऑस्ट्रेलियंस गाइड कर रहे होते हैं। हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ट्रेंड हैं, हमारी दूसरे भी जो भी लैब पर्सनल्स हैं ये सब स्पेशली ट्रेंड होते हैं लैब के लिए। ओके, PG जेंडर के बारे में भी थोड़ा हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, हम फैमिली बैलेंसिंग कर रहे हैं। मींस फैमिली बैलेंसिंग का ये है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो है सिर्फ बेटियां होती हैं, वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, तो ऐसे लोग हमारे पास आ सकते हैं। हम जेंडर सिलेक्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों के सिर्फ बेटे होते हैं, वो बेटियों की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी आ सकते हैं। GS जो होता है वो हम IVF के थ्रू करते हैं और इसके बाद हम जितने भी एम्ब्रियोज बने होते हैं हम उन सबको चेक करते हैं और फिर 2 बेस्ट एम्ब्रियो, अगर उन लोगों का होता है कि मेल एम्ब्रियो होने चाहिए तो मेल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, अगर फीमेल एम्ब्रियो कहते हैं तो फीमेल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस तरीके से फैमिली बैलेंसिंग कर रहे हैं बट थ्रू IVF। डॉक्टर नादिया की जानिब बढ़ेंगे और बताएगा ये जो इनफर्टिलिटी बांझ बन के हम बात कर रहे हैं ये क्योरेबल है, मतलब ख़वातीन में और जेंट्स हज़रात में दोनों में क्योरेबल है? जी कहकशां, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अब इनफर्टिलिटी को हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी का अंग्रेज़ी जो मीनिंग है वो ये था, पहले एक कॉन्सेप्ट भी था कि वो फर्टिलिटी जो एक्चुअली ट्रीटेबल नहीं है, यानी कि आप बांझपन है, आप
प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, IVF आई है, ICSI आई है, तो उसके बाद अब इसका नाम चेंज करके सब फर्टिलिटी रखा गया है, यानी कि वो ख़वातीन जो सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं फर्टाइल होने में, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो लार्जली जो हमारे पास केसेस आते हैं वो ट्रीटेबल केसेस होते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे इक्का दुक्का केसेस होंगे जिसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें फिर हम फर्दर इनसे भी एडवांस टेक्निक्स की बात करते हैं, लेकिन यूजुअली एक ट्रीटेबल क्यूरेबल डिजीज़ है। और डिजीज़ भी क्या कहेंगे, एक मॉइस्चरिटी प्रॉब्लम है, और ज़ाहिर है ख्वाहिश है सबको कि जो लोग इनसे सफ़र करते हैं वो इस चीज़ से ज़ाहिर बेहतर गुजर रहे होते हैं। हम तो डेली डे टू डे बेसिस तरह के पेशेंट्स देखते हैं, तो इसीलिए जो है ये बिल्कुल क्यूरेबल है। जैसे कि मैंने बताया मेल साइड पे भी क्यूरेबल है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी में काफ़ी एडवांस टेक्निक्स हैं। अंडर वन रूफ यूरोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट जो कि सारे बाहर के अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हैं, तो वो सब लोग मौजूद हैं। तो इसीलिए हम काफ़ी एडवांस टेक्निक्स पे काम करें। सो यू डू कम, होप लॉस नहीं करें और ज़रूर आएँ पे जब भी कोई कपल इस चीज़ से शिकार है। तो बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ पर अब जो है ना लोग बहुत जल्दी, मतलब छोटी उम्र में शादी हो जाती है, उनका एक ख्वाब होता है कि पहले साल में ही जो है आंगन में खिलखिलाहट हो जाए। उस खिलखिलाहट से चले वो आ जाएगी, लेकिन उसके आने के चक्कर में जो स्ट्रेस लेती हैं लड़कियां, और लड़कों को भी दबाव होता है जो फैमिली की तरफ से स्ट्रेस आता है। डॉक्टर नादिया, आप क्या समझती हैं ये बेसिक वजह होती है जो कि कंसीव नहीं कर पाती खवातीन? देखिए, मैं थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब देना चाहूँगी कि फर्स्ट ईयर में, विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में एक लो रिस्क कपल, यानी कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, 90% ऑफ द कपल कंसीव कर जाते हैं। वो 10% होते हैं जो रह जाते हैं पहले साल के बाद, और अगले साल में उन 10% में से भी 90% कर जाएंगे। तो अब आप खुद देखिए कितना स्मॉल रेशो है जो रह जाता है। लेकिन आपकी वाली प्रॉब्लम कि 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, तो एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है स्ट्रेस की, बहुत। और वो जो स्ट्रेस की बीमारी है वो नॉर्मल चीज़ों को भी कहीं और लेके जाती है। इवन हमने रिसर्चेस में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ये देखा है कि जो लोग ज़्यादा परेशान होकर जल्दी ट्रीटमेंट्स की तरफ पड़ जाते हैं और किसी गलत या किसी ऐसे डॉक्टर के हाथ लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल जिनको थोड़ी सी नॉलेज एक्सपर्टीज़ नहीं है इन फील्ड में, जल्दी इलाजों में लग जाते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी ज़्यादा कॉमन है। ओह माय गॉड। यानी कि वो कपल्स जो बेसिकली जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं उनमें इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है। तो इट्स बेटर कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप सही एक्सपर्टीज़ लोगों की तरफ आएँ, ताकि जब आपकी ट्रीटमेंट की नीड है तभी ही आपको ट्रीटमेंट मिले। ऑफ कोर्स एक पेनाडोल का भी साइड इफेक्ट है, तो ट्रीटमेंट्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो इसीलिए बहुत ही हमें केटर करके देना होता है कि किस पेशेंट को क्या ज़रूरत है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर एवेलुएशन। बिल्कुल, इसी बात के साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते हुए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर नादिया की जानिब। और डॉक्टर नादिया, जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस से जो है वो प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। थायराइड भी एक मेजर इशू है, थायराइड की वजह से भी कंसीव करने में, मतलब मैं जानना चाहती हूँ जो हमारी बहनें हमें देख रही हैं, जो कैजुअली, जिनको इतनी ज़्यादा जो है ना, हम लोग अगर बस जैसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे वो नहीं समझ पाएंगी, बेसिक उर्दू की ज़बान में अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से जो है मेल और फीमेल दोनों सफ़र करते हैं, कंसीव नहीं होता उनको? कहकशां बेसिकली जो है 3 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब भी कोई कपल जो कि कंसीव कर नहीं पा रहा हमारे पास आ जाता है। एक नंबर 1 कि अंडेदानी में से, जो ओवरीज होती है अंडेदानी, उनमें से एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी तादाद कैसी है, उनका साइज़ कैसा है, वो रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं। तो एक तो हम देखते हैं कि ओवुलेशन हो रही है नहीं हो रही। दूसरा, जो हस्बैंड की तरफ से स्पर्म आ रहा है वो हम हस्बैंड की एवेलुएशन करके, उनका सीमेन एनालिसिस करके वो चेक करते हैं। तो वो हमारी स्पेसिफिक मशीन्स हैं, स्पेसिफिक हमारे पास ऐसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो प्रॉपर हमें चेकअप करके बताते हैं। हम रूटीन दूसरी जगहों के जो टेस्ट हुए होते हैं, जो एक स्लाइड टेस्ट होता है, उस पर नहीं, बल्कि हम स्पेसिफिक एम्ब्रियोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट कराते हैं कि उनके स्पर्म्स कितना काम कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, वो एक चेक होता है। और नंबर 3 जो पाथवे है, जो पैसेज है जहाँ पे अंडे ने स्पर्म के साथ मिलना है, वो ओपन है कि नहीं। ओके। तो ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम चेक कर रहे होते हैं। जो ओवुलेशन है, जो अंडा बनने का तरीका, उसमें हम मुख्तलिफ हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, जिसमें से थायराइड का हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन। अगर किसी खातून का थायराइड का हार्मोन गड़बड़ है तो उनके एग की क्वालिटी, उनके एग का साइज़ या तादाद अच्छे नहीं बनते, इसीलिए हमें उसकी करेक्शन करके ओवरीज के जो अंडे बन रहे हों उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। ओके। वसीम भाई की जानिब बढ़ेंगे। आपके सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर और स्टाफ की कोई खास ट्रेनिंग होती है वसीम भाई?
जी जी बिल्कुल, देखिए कॉन्सेप्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर इस पे बहुत बिलीव करता है स्किल्स के ऊपर। तो हमारे इदारे में काम करने वाले तमाम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ यूरोलॉजिस्ट जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट कहते हैं, इन सब ये तमाम के तमाम फॉरेन क्वालिफाइड है। उसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, जो हमारा हेड ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं अपनी साइंटिफिक टीम को देखूँ, जिसमें हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट आते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, हमारा ओटी टेक्नीशियन, ओटी स्टाफ, हमारा रिसेप्शन, नर्सिंग स्टाफ, हमारा क्लिनिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स, इन सब की भी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। और ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। और इनकी इन हाउस ट्रेनिंग भी होती है। इनकी इन हाउस ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स आते हैं और एक्सपर्ट्स आते हैं, वो इन हाउस ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं पाकिस्तान में। उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा तमाम स्टाफ हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड के साथ साथ फॉरेन ट्रेंड है। वाओ, दैट्स वेरी गुड। बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब। डॉक्टर सफिया, मुझे बताइएगा, ट्रीटमेंट कोई भी जो भी आपने प्रोसीजर्स का जिक्र किया था, उसमें टाइम टेकिंग कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है और कॉस्ट क्या आती है? देखिए, ये डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हम किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर जस्ट हम सिर्फ जिस तरह कहा था डॉक्टर साहब ने, हम जो है पहले कैटर करते हैं कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, ओवुलेशन इंडक्शन दे रहे हैं, तो उसका तो ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जस्ट मेडिसिन दी और ख़त्म हो गया वो, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है IUI है, वो समझें आप 14-16 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। ड्यूरेशन IUI का 10 to 15 मिनट्स का होता है प्रोसीजर ड्यूरेशन। इसके बाद अगर हम IVF पे आ जाते हैं, तो IVF का ड्यूरेशन डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं, हम शॉर्ट प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम लॉन्ग प्रोटोकॉल दे रहे हैं। 4 वीक्स से लेकर 6 वीक्स की IVF की ट्रीटमेंट होती है। बट इसमें जो है ना, कोई एडमिशन नहीं है, जस्ट सिर्फ जो है विजिट्स हैं, इसमें ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड होते हैं हमारे पास, डे केयर होता है हमारा, जो मेन प्रोसीजर जब हम इनके कर रहे होते हैं, ओवम पिकअप और एम्ब्रो ट्रांसफ़र वगैरह। ठीक है, यानी जब अंडे निकाल रहे होते हैं और जब बच्चे का बीज बना के दोबारा रख रहे होते हैं, तो उस वक्त डे केयर में इनको हाफ डे के लिए एडमिट होना होता है। ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट भी इसी तरह जो है वेरी कर रही होती है। अगर मैं कहूँ कि 25,000 से लेकर 6 लाख या तक के प्रोसीजर्स हैं, या इससे ज़्यादा के हैं कुछ, तो ये आपको जो है ना, मतलब डिपेंड करता है ये भी कि किस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं। ओके, तो हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती? हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। ओके, डे केयर में ही उनका जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाता है। मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नादिया, जैसे कि हम अब बहुत ही घरेलू बातों पे मैं आ जाती हूँ कभी कभी, मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को जो है ना वो रिलेट कर सके इस बात पे कि अब हमारे माशरे में क्यों इतनी ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। क्या हम लोग खुराक का इस्तेमाल सही नहीं करते, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि हर कोई जो है शादी के बाद ये ख्वाहिशमंद होता है कि उसको औलाद हो, लेकिन औलाद नहीं हो पाती। तो बेसिक डाइट में भी कुछ मसाइल हैं, मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल कहकशा, ये जो इंक्रीज रेट देखा जा रहा है, इसमें वन ऑफ द रीज़न हमारा लाइफ स्टाइल जो कि चेंज हो गया है, जो कि ड्रास्टिकली आई वुड से कि बहुत चेंज हो गया है, जिसमें खाने पीने में ख़वातीन वुमेन जो है वो ज़्यादातर आजकल वर्किंग है, बाहर के खाने खाना, और जो है घर पे खाने कम बन रहे हैं, बाहर के चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, एक्सरसाइज वॉक वगैरह ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिलता, मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, टाइम दोनों को नहीं मिल रहा, मेल पार्टनर की तरफ से भी फीमेल पार्टनर की तरफ से भी। स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, घर के प्रेशर्स अलग, जो हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे प्रेशर्स अलग, तो वो स्ट्रेस प्लस डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इन्होंने हार्मोन्स को, इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ किया हुआ है। इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। तभी जब हमारे पास कपल्स आते हैं तो हम स्टार्ट ही काउंसलिंग से करते हैं कि पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस आपने क्या क्या लाने हैं, बिकॉज सिर्फ दवा नहीं देनी है, बल्कि दवा के साथ पूरे इंसान को ट्रीट करना है, लाइफ स्टाइल को ट्रीट करना है। तो वो अकॉर्डिंगली जो तरीका है, जो मेरा तरीका है कि मैं तो A to Z पहले लाइफ स्टाइल पे आती हूँ, उसके बाद हम जाते हैं कि जी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अक्सर लाइफ स्टाइल को ही ठीक करने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल, शॉर्टकट्स बहुत मार्केट में आए हुए हैं जी, कीटो डाइट, फलानी डाइट,
تو وداؤٹ اینی پریسکرپشن, وداؤٹ اینی فزیشینس ایڈوائز ڈائریکٹ آپ ڈائٹس پہ چلے جاتے ہیں, وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے, پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا کہ ڈاکٹرس آپ کے پاس بہت ہیں, ان تک ریچ کرنے کے لیے سہولتیں بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بس صحیح جگہ پہ آئیں جب بھی آپ کسی پرابلم سے سفر کریں. ایون لائف اسٹائل کے لیے بھی آپ, ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ وغیرہ ہوتی ہیں تو ان سے بھی ہم ساری چیزیں اکارڈنگلی کرواتے ہیں. تو یس, ڈائٹ از ون آف دا ریزن. بالکل ون آف دا ریزن. مجھے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ کھانے میں کوتاہی برتتی ہیں ہماری بہنیں, جب بھی نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو جینٹس حضرات کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ جینٹس حضرات جو ہے اپنی بیگمات کو امی کے ساتھ چلی جاؤ, بھائی کے ساتھ چلی جاؤ, ایسے بھیج دیتی ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ان کا اور ٹیسٹ جو کرانے ہوتے ہیں نا, تو وہ بولتے ہیں کہ خواتین کا ہی کر لیں, انہی کی زیادہ ضرورت ہے, میرے ٹیسٹ کی کیا نیڈ ہے, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور ہوتا ہی ہے کہ مردوں کی وہ مردانگی کا پرابلم تھوڑا آ جاتا ہے. تو یہاں پر بیٹھ کے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے چینل کے توسط سے بھائی بے لوس ہو کے آپ مطلب کوئی ڈر نہیں کیا کریں ان باتوں میں, نہ کوئی شرم محسوس کیا کریں, کیونکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی زبانی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی کہ مرد حضرات پہ خاص طور پہ. جی کہکشاں, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کب سے جو ہم ورڈز یوز کر رہے ہیں پارٹنرز, تو اٹس آل اباؤٹ پارٹنرشپنگ. تو آف کورس جب آپ کو اولاد چاہیے تو اس میں جتنا 50% فیمیل کا رول ہے اتنا میل کا رول ہے. تو یو بوتھ آر پارٹنرز جب بھی آئیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہسبینڈ کو ضرور ساتھ لائیں تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ جی اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ذرا سا انفیکشن سے میں انالیسس میں آپ نے ٹھیک کیا اور کنسیو ہو جاتا ہے. ذرا سا کوئی پرابلم تھی جو بیسکلی ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی, فیمیل پہ کام ہوتا جا رہا تھا, وہ دوائیں لیے جا رہی تھی, پریگننسی نہیں ٹھہر پا رہی تھی, میل کی ذرا سی 1 مہینہ جو ہے ٹریٹمنٹ چلی یورولوجسٹ کے تھرو اور کنسیو ہو گیا. تو اسی لیے پلیز آپ جو ہے اس کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھے. آف کورس جس طرح ہمارے جسم کے سارے حصے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, یہ چیز بھی ہمارے جسم کے ہماری لائف کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے لیے بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں اور اپنی فیملی مدر وغیرہ کو ضرور لائیں, لیکن خود ضرور آئیں. خود کا آنا لازمی ہے, مطلب بہنوں کو بھی لے آئیں, امی کو بھی لے آئیں, لیکن آپ ان کے ساتھ خود بھی جائیں. پلیز اس بات پہ غور کیجیے گا. وسیم بھائی, کیا انفرٹیلٹی سے متعلق کوئی اعداد و شمار ہیں اور اس کی کامیابی کا کیا تناسب ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس کی اعداد و شمار کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ انفرٹیلٹی کا ریشو جو انٹرنیشنلی ہے وہ 12 سے 18% ہے, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ریشو 22% ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا لائف سٹائل, اس کا مین فیکٹر ہمارا لائف سٹائل ہے. اور اگر میں نمبرز میں بات کروں تو پاکستان میں مور دین 4 ملین کپلز آر انفرٹائل. 4 ملین لوگ ہمارے یہاں کپلز, لوگ نہیں کپلز, انفرٹائل ہیں. تو اب یہ ہمارا لائف سٹائل ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا کہ ہم باقی دنیا سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ 12 سے 18% پہ چل رہے ہیں, ہم 22% پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک ہے. اور باقی لیکن اس میں سب پاکستانیوں کے لیے خوشی کی خبر ایک یہ ہے کہ جو بھی بے اولاد جوڑے ہیں یا بانجھ پن کا شکار ہیں, وہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل لیول کی IVF فیسلٹی موجود ہے. بانجھ پن کا علاج کرتے ہیں. ہمارے کسی بھی سینٹر, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, کوئٹہ, کسی بھی سینٹر میں آ کے وزٹ کریں اور مفت مشورہ حاصل کریں. کراچی میں اگر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صفیہ سے آ کے ملیں اور فری کنسلٹیشن پرووائڈ کرتی ہیں. بالکل, واو, دیٹس ویری گڈ. ڈاکٹر صفیہ ذرا بتائیے گا, جو آپ کے پاس آنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بیسک ان سے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ ڈائٹ کے حوالے سے معلوم کرتی ہیں آپ یا ان سے پوچھتی ہیں ڈیلی روٹین کیا کرتی ہیں, کتنا اسٹریس ہے, کیا میں جاننا چاہتی ہوں, میری اندر کی آواز ہے. بیسیکلی ہم سب سے پہلے ان سے ایج پوچھتے ہیں, ان کا شادی کا ڈیوریشن پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے, ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. فیمیل کی مینسٹرل ہسٹری لیتے ہیں, میل کی ہسٹری لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ وہ لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں بیسک, اگر ان کے پاس کچھ ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دین اس کے بعد فردر ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے بیس لائن انویسٹیگیشن ہم کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کو کیا فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہاں ہم بالکل کچھ اور چیزیں بھی لائک پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں. ان کی ہم ہسٹری, سرجیکل ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی پریویس میڈیکل ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اب تک ٹریٹمنٹ لے لیے. بہت سے کپلس جب ہمارے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ملٹیپل کلینکس, ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جہاں ان کو بہت زیادہ جو ہے میڈیسنس وغیرہ دی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اس طرح مطلب اوولیوشن انڈکشن کی سائیکلز بہت زیادہ پیشنٹس کو دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو ہے انڈے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور میل کو چیک نہیں کیا گیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مطلب پیشنٹس ہمارے پاس آئے تھے
3 वाइफ्स थी उनकी, तीनों की ट्रीटमेंट्स पे ट्रीटमेंट्स हो रही थी। हमारे पास आए, हमने उनके जो हस्बैंड था उसका सीमेन एनालिसिस करवाया, पता चला वो एज़ोस्पर्मिक है, स्पर्म्स ही नहीं है, और 3 वाइफ्स की जो है वो उसने उनकी ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट कराई हुई थी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है हम सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फर्दर गाइड कर रहे होते हैं उन्हें। ओके, तो मतलब ये तो एक ऐसे बहुत ही किस्सा जो है, इसमें मैं ब्रेक पे बात करूंगी डॉक्टर सफिया से। डॉक्टर नादिया, जो बेसिक जो हम लोग टैबलेट्स खा रहे होते हैं, कोई शुगर पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, जो टैबलेट्स होती हैं जो नॉर्मल लाइफ में या किसी बीमारी में मुब्तला होकर हम लोग खा रहे होते हैं, क्या वो भी जो है वो बांझपन का बाइस बन सकती है? देखिए, टैबलेट्स यूजुअली जो होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्रेशन वगैरह, कोई दिमागी प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी कोई न्यूरोलॉजिस्ट है स्पेशली कोई मेडिकेशन लेता है, तो उसका रोल होता है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो दिमाग से निकल रहे होते हैं, ब्रेन से आ रहे होते हैं, तो जो उन वाली मेडिकेशंस पे होते हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ का निज़ाम ऐसा है कि जब भी हमारी ओवुलेशन नहीं हो रही होती तो पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। तो जैसे डॉक्टर सफिया ने बताया, जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उनसे पूछते हैं जी आपके पीरियड्स किस तरह के हैं, आपकी साइकिल्स कैसी हैं, और अगर उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं इसका मकसद देयर इज़ सम प्रॉब्लम। फिर हम उसको और जब डिग आउट करते हैं हिस्ट्री को, और पता चलता है जी ये तो ऐसी दवा पे थी जो फलाना हार्मोन को जो है गड़बड़ कर रहा होता है, तो फिर हम उस हार्मोन्स को स्विच करने की बात करते हैं या उसका कोई ऑल्टरनेटिव फिर उसको तजवीज़ करते हैं। तो ड्रग हिस्ट्री हैज़ अ रोल, इसीलिए जब हमारे पास होते हैं तो हम हिस्ट्री बिल्कुल कोई कॉम्पैक्ट और प्रॉपर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। ओके, प्रॉपर ज़रूरी होती है। आपका सेंटर आगाही या सेमिनार मुनक्किद करवाता है मुस्तकबिल में? अब कब होगा सेमिनार या कोई भी जो चीज़ होने वाली है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर अवेयरनेस प्रोग्राम से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है, और हम बहुत रेगुलरली वर्कशॉप्स कराते हैं इस हवाले से। सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो हमारे इन हाउस भी होते हैं, हम अपने सेंटर के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और अवेयरनेस सेशंस देते हैं ART के ऊपर। उसके साथ साथ हम होटल्स में प्रोग्राम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की पहली फर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल फर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस, वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ने ही मुनक्किद करवाई थी 2019 में, जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, UAE और बहुत से मुख्तलिफ ममालिक से। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने इवेंट किया था 3 दिन का, और बहुत कामयाब रहा था। उसके साथ साथ जैसे आपने पूछा अपकमिंग, तो हमारा अब जो आने वाला प्रोग्राम है वो 28 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कर रहे हैं, PC लाहौर में, जो फर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस है, तो 28 दिसंबर को इनकाद कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बड़े रेगुलर सेशंस करते हैं इस तरह के। माशाल्लाह, इसी खूबसूरत बात के साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर नादिया की जानिब, उनसे जानते हैं। डॉक्टर नादिया, एक जो इनकी अभी शादी हुई है, क्या टाइम होना चाहिए कि वो कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें, देन डॉक्टर के पास पहला विजिट करें? मैं चाहती हूँ जो शादीशुदा जोड़े हैं जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनको कब से जो है ये चाह तो होती है शादी के बाद कि हमारे बेबी हो जाए, लेकिन क्या जो है बेस्ट टाइम होता है पहली बार डॉक्टर के पास जाने का? कहकशा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 3 कैटेगरीज रख देती हूँ ताकि हमारी ऑडियंस प्रॉपरली इसको समझ सके और हमारा मैसेज प्रॉपर कन्वे हो। एक तो वो कपल है जो यंग हैं, दोनों मियाँ बीवी को कोई बीमारी नहीं है, कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं है, और जब अगर उनकी शादी होती है तो दे शुड वेट फॉर अ ईयर एटलीस्ट। ठीक है, 1 साल रेगुलर साइकिल्स हैं फीमेल की, मेल को भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं, तो आप पूरा 1 साल वेट करें, साल भर फॉलिक एसिड लेते रहें, और उसके साथ फीमेल मेल बोथ कैन टेक फॉलिक एसिड, और उसके साथ जो आप पूरा साल भर करें। साल भर के बाद आप प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ही आएँ ताकि वो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, और उसके बाद देखिए कि जी कोई प्रॉब्लम है, ट्रीटेबल है, क्या मसला है, किस नौयत की ट्रीटमेंट चाहिए। सेकंड कैटेगरी वो आ जाती है जिसमें मियाँ या बीवी, एनी वन ऑफ द पार्टनर, दोनों में से किसी एक को कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज़, शुगर, किसी किस्म की दवाओं पे है, थायराइड का इशू है, मेल की कोई प्रीवियस कोई प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी हुई हुई है, कोई ट्रॉमा, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई इस तरह की हिस्ट्री है, हैवी चेन स्मोकर है, कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर इट्स बेटर कि आपने अगर ट्राई किया है 6 मंथ्स तक, और अगर आपको नहीं हो पा रहा तो आप 6 मंथ्स के बाद आ जाएं। बल्कि इन कपल्स के लिए मैं कहूँगी ज़्यादा ये फीजिबल होता है कि आपकी शादी हुई, आप ट्राई करने से पहले ही डॉक्टर को एक दफ़ा विजिट कर लें ताकि वो आपकी कंडीशन को एवेलुएट कर लें, वरना अक्सर प्रेगनेंसी होकर मिसकैरेजेस हो जाते हैं एंड देन वी आर लेफ्ट विद नथिंग। थर्ड कैटेगरी वो होती है विच आर ऑल राइट, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल या फीमेल दोनों तरफ एज फैक्टर का इशू है। अगर फीमेल पार्टनर मोर देन 35 ईयर्स है,
ساتھ میں میل پارٹنر مور دین 40 ایئرس ہے تو اٹس بیٹر. اگر آپ نے 6 منتھس تک کنسیو نہیں کیا تو آپ ایک مشورہ کے ضرور لے لیں. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا, یہ بہت اچھی طرح سے آپ نے گائیڈ کر دیا لوگوں کو. ڈاکٹر صفیہ کی جانب بڑھوں. ڈاکٹر صفیہ, پروسیجر اگر کسی کی ٹیوب کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر کون سا سوٹیبل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ, اگر ٹیوبس بلاک ہے یا کوئی اور پرابلم ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ٹیوبس چیک کیے جائیں گے. اگر پیٹنٹ ٹیوبس ہیں, ساری دوسرے پیرامیٹرز پیشنٹ کے ٹھیک ہیں, ہسبینڈ کے ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ سمپلی اوولیوشن انڈکشن یا IUI پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فیمیل پارٹنر کے ٹیوبس دونوں ٹیوبس بلاکڈ ہیں تو ایک جو ہے سب سے بیسٹ آپشن تو IVF کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ڈائریکٹلی جو ہے ICSI پہ جا سکتے ہیں, IVF پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کیس کہ ان کو پھر بھی مطلب وہ پیشنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی ان کو چیک کیا جائے, تو لیپروسکوپی کے تھرو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. اوکے. لیکن اگر ٹیوب بلاکڈ ہیں تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ ٹیوبس اوپن ہوں اور اس کے بعد بہتر ریزلٹس ہمیں ملے. ان کیس کہ ہو بھی جاتی ہیں اوپن ڈائی وغیرہ سے, انوسٹوموس ہم نہیں کر سکتے, اس کو دوبارہ کٹ کر کے اور دوبارہ اس کے دنیا بھر میں 5% سے بھی کم چانسز ہیں کہ وہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے, تو بہتر ہوتا ہے اس میں IVF, لیکن لیپروسکوپیکلی بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر نادیہ, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, شادی شدہ کپلز ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کا جو ہے نا ایک ایسا مطلب کہتے ہیں نا ڈائٹ روٹین ایسی بنا لیں, اپنی پوری روٹین ایسی بنا لیں کہ انشاءاللہ ان کو صرف یہی نہیں کہ کنسیو کرنے میں آسانی ہو, ان کی اور جو دوسری پرابلمز ہوتی ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ آلودگی ہے, ہم پریشان ہیں, مطلب سردیاں آ گئی ہیں اور ہمارے پاس وائرل انفیکشنز کے جو ہے نا ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ آلودگی کا تو خیر کچھ کیا جا نہیں سکتا, تو ہم اپنے آپ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ بالکل وہی چیز ہے. کہکشاں ایک جنرل ایڈوائس جو میں کپلز کو آج کے پلیٹ فارم کے تھرو دینا چاہوں گی کہ وین ایور یو گیٹ میرڈ, سب سے پہلے تو فیمیل پارٹنر جو ہوتی ہیں فولک ایسڈ اسٹارٹ کر دیں. اس کا ایک بہت اسینشیل رول دیکھا گیا ہے فار اے ہیلدی پریگنینسی. سیکنڈلی آف کورس جنرلی بھی اور ویسے بھی شادی کے بعد بھی, اف یو آر کین ٹو گیٹ پریگنینٹ سون, تو آپ اپنی ڈائٹ کو ضرور دیکھیں. باہر کی چیزیں, کولڈ ڈرنک, آئس کریمز, بیکری آئٹمز, کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال, کاربوہائیڈریٹ از این اینیمی, تو اس کو آپ جو ہے ریڈیوس کر دیں. ڈیلی پیٹرن پہ اپنی نیند, اپنی سلیپ کو بہت بہتر بنائیں. اف یو تھنک کہ آپ کا کام ایسا ہے, فار ایگزامپل اف یو آر اے ڈاکٹر, آپ کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں, کم از کم 24 آورس میں 6 سے 7 گھنٹے کی سلیپ آپ ضرور لیں. اور اس کے علاوہ پورے ہفتے میں کوئی بھی 4 دن جو آپ کو لگتا ہے لائٹر ہے, اس میں سے 20 منٹ نکال کے واک, ایکسرسائز وغیرہ پہ ضرور جائیں. وہ آپ کا میٹابولزم بوسٹ اپ کرے گا. تھوڑا سا ٹائم اس چیز کے لیے نکالیں. اسموکر ہے میل پارٹنر یا فیمیل پارٹنر بوتھ, تو اس کو کٹ ڈاؤن کریں, اور کٹ ڈاؤن کر کے اس کو ختم کر دیں تو بہترین ہی چیز ہو جائے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی آلریڈی پرابلمس ہیں, کوئی شوگر, بلڈ پریشر, تھائرائڈ, کسی بھی قسم کی, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے آ کے اس کو آپٹیمائز کروا لیں تاکہ وہ جو پرابلمس ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی, فولک ایسڈ ہے, لائف سٹائل میں چینجز ہیں, اور آپ جو ہے ان چیزوں میں انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ ہو جائے گی. میجورٹی آف دا ٹائمز یہی چیزیں اگر آپ کریں تو اس سے چیزوں کی یہی جنرل ایڈوائزز ہیں جو ہم بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں جس میں پھر ہم ملنے کا بتاتے ہیں, جی یہ ڈیز آپ کو ہیلپ کریں گے. تو اس طرح کے کچھ ایڈوائزز ہیں جو ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. بالکل. ڈاکٹر صفیہ کی جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں, کیا اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے کنسیو کرنے میں؟ جی بالکل. جو پیشنٹ اوور ویٹ ہوتے ہیں تو کنسیپشن میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. اوبیس پیشنٹ کو ہم جو ہے ڈائٹ چارٹ وغیرہ بھی جو ہے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ان کی جو ہے نا ڈائٹ شیڈیول کے ساتھ, اور ان کو ساری چیزیں جو ہے نا, اگر پیشنٹ ڈائریکٹلی IVF پہ جا رہا ہے تو پہلے کچھ ہم ویٹ ریڈکشن کرواتے ہیں, دین پھر اس کو پروسیڈ کرتے ہیں فار IVF. اوکے. اگر بہت زیادہ اوور ویٹ ہے تو ٹھیک ہے. تو اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے؟ بالکل پرابلم ہوتی ہے. یوزلی پولیسسٹک اووریز کے ساتھ ویٹ گین کیا ہوا ہوتا ہے, پراپر اوولیوشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو سم ٹائم ویٹ ریڈکشن سے نیچرل کنسیپشن بھی ہو جاتی ہے. اوکے. وسیم بھائی ہمیں بتائیے گا, آپ کے سینٹر کی مزید خصوصیات جاننا چاہوں گی میں آپ سے. انڈر ون روف کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ دیکھیں ہمارا سینٹر جو ہے الحمدللہ, جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس ریسیپشن پہ آتا ہے اس امید کے ساتھ آتا ہے, وہ مایوس جو پیشنٹ ہوتا ہے, جو بیولا ہوتا ہے بہت مایوس ہوتا ہے, تو ہماری جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر ون روف. سب سے پہلے ہمارے پاس جب ریسیپشن پہ جب وہ آیا پیشنٹ, اگر
سب سے پہلے اگر میل میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو سیمن انالیسس کی ضرورت پڑتی ہے. تو سیمن انالیسس کے ساتھ ساتھ بلڈ ٹیسٹ فیمیل کے میل کے, الٹرا ساؤنڈ اور فری کنسلٹیشن جسے ڈاکٹر صفیہ پرووائڈ کرتی ہیں, اور ود اے کنسلٹنٹ کنسلٹیشن. تو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مائنر سرجریز بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس آپریشن تھیٹر بھی ہے جو ڈے سرجریز ہوتی ہیں وہاں پر. تو چھوٹے چھوٹے جو پروسیجرز ہوتے ہیں ڈے کے وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ IVF کی فیسلٹی اور جو ٹیکنیکل پروسیجرز ہیں جیسے آبلیشن انڈکشن وغیرہ وہ ڈاکٹر صفیہ وغیرہ دیکھتے ہیں. تو یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اوکے, دیٹس ویری گڈ. کیا مطلب ڈاکٹر نادیہ, کیا سبھی جو لوگ مطلب بے اولاد ہیں, کیا چانس ہوتا ہے کہ کسی کو اولاد نہ ہی ہو, یا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے, یہ مطلب یہ پروون ہے کہ بھئی ان کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی, کیا سبھی کیوریبل ہیں یا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کے پاس یوزلی سبھی کیوریبل ہوتے ہیں کہکشاں, بیکاز اگر فیمیل کے پاس یوٹرس ہے, میل کے پاس جی وہ ٹیسٹیز ہیں کہ آپ کے سپرم بن رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک یوٹرس ہے, آپ کی اووری میں انڈا بن رہا ہے, دس از آل وی ریکوائر, تو آپ کا علاج ممکن ہے. اب کسی وجہ سے جینیٹیکلی کسی کی اووریز نہیں ہیں, وہ سارے میلز جن کا ٹیسٹیکولر فیلئر ہوا ہوا ہے, سپرمز بن ہی نہیں رہے ہیں, کسی وجہ سے کسی کا یوٹرس ریموو ہوا ہوا ہے, تو وہ کپلس آ جاتے ہیں جن کے لیے پھر آف کورس اور بھی ہائر ٹیکنالوجیز, یوٹرس یوٹرائن امپلانٹس وغیرہ, جو کہ پھر ہماری جو ہے انفرٹیلیٹی سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں چلا جاتا ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. ورنہ اگر اووریز میں ایگ بن رہا ہے, ٹیسٹیز میں سپرم موجود ہے, ایک یوٹرس موجود ہے, دس از آل وی ریکوائر, اور اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں کیوریبل ہیں. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں بات کو, مطلب کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو, یا لوگ سمجھ جاتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ایسی بات کوئی کسی سے کرتے ہیں تو وہ پہلے ان کے دماغ میں عجیب سے خیالات آ جاتے ہیں, تو کیا لوگوں کو کس طرح سے آپ لوگ پہلے سمجھاتے ہیں؟ ایکچولی دس از واٹ آئی لائک اباؤٹ مائی سینٹر ان وچ آئی ایم سروسنگ رائٹ ناؤ. دا ریزن بینگ کہ جب ہم لوگ اپنی نارمل کلینکس میں ہوتے ہیں, آف کورس ہم اپنی نارمل کلینکس بھی کرتے ہیں جہاں پریگنینسی والے پیشنٹس دوسرے قسم کی چیزیں دیکھتی ہیں, دیر سو مچ پینک, اتنا پینک ہوتا ہے, اتنے مریضوں کی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. دس از واٹ آئی لائک اباؤٹ دا انفرٹیلیٹی سینٹر کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے. ہم آتے ہیں, ایک پیشنٹ کو آدھا گھنٹہ لے کے بیٹھتے ہیں, ان کو ڈائیگرامیٹک, ان کو ہمارے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں بھی میک دیم انڈرسٹینڈ. ہر لیول کا پیشنٹ آتا ہے, بہت پڑھا لکھا بھی آتا ہے, ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, جن کا ایون لینگویج بیریئرس ہوتے ہیں, تو ان کو ہم وی میک دیم انڈرسٹینڈ کہ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کس چیز کی پرابلم ہے. اینڈ آئی ہیو سین وہ بیچارے اتنے آلریڈی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, جب آپ ان کو ساری چیزیں سمجھائیں وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی کوپریشن کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, آپ جب امید کی کرن دکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صفیہ, ایک ڈاکٹر کا بیہیویئر کتنا میٹر کرتا ہے پیشنٹ کے لیے؟ دیکھیں, بالکل ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پیشنٹ بہت مایوس ہو کے, خصوصاً سب فرٹیلیٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, یہ بہت مایوس ہو کے ہر جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ایسے پیشنٹس کو لے کر تھوڑا سا ان میں لائف لے کر آنی ہوتی ہے, انہیں امید دلانی ہوتی ہے, ان کو ہمت دلانی ہوتی ہے کہ آگے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو جو ہے نا, ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت اچھا ہونا چاہیے, پولائٹ ہونا چاہیے, ان کو اس طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ وہ نیکسٹ فردر ٹریٹمنٹ کے لیے آگے بڑھیں, اور جو ہم ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں اس کو فالو کریں. بالکل. تو ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے, اور اس وقت اگر ڈاکٹر بھی عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز بھی پریشان ہوتے ہیں, یہ بات بھی سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اتنے زیادہ پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں دن میں. تو ہم لوگ جو یہ بول دیتے ہیں نا کہ وہ ڈاکٹر نے, فلاں ڈاکٹر نے مجھ سے اچھے سے بات نہیں کی تھی, میں تو دوبارہ نہیں جاؤں گی. ایک دفعہ کے بعد دوبارہ جانے کا موقع دیا کریں. انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اور دل بڑا کریں. خواتین و حضرات, دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر نادیہ, آپ سے جاننا چاہوں گی میں, کیونکہ میرے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹ کر سکیں. تو جیسے ہم نے بات کی کہ ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے, اور جیسے کوئی اگر پیشنٹ ہے جو ٹریٹمنٹ اس کو اینڈ میں کروانا تھا, اور وہ کسی کے ڈاکٹر کے پاس گئے, کوئی کویکس کے پاس گئے, انہوں نے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ جو اینڈ میں کرانا تھا وہ پہلے کر دیا, تو اس کے بعد کون کون سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیشنٹس کو بھی اور ڈاکٹرس کو بھی؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہکشاں, اور اکثر کیسز ہم انفرٹیلیٹی سینٹر میں ایسے ہی دیکھتے ہیں جو اتنا موٹا فائل لے کے آتے ہیں, مختلف کویکس کو دکھایا ہوا ہوتا ہے, ایسے لوگوں سے ایک جنرل فزیشینس کو دکھایا ہوا ہوتا ہے جو ایکچولی اس میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتے.
सिंस वो एक्सपर्टीज़ नहीं रखते और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में मेडिसिन्स जो हैं वो आपको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन या किसी की भी प्रेस्क्रिप्शन पे मिल जाती हैं, तो लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स यूज़ की हुई होती हैं। तो अक्सर हम ऐसे भी केसेस देखते हैं जिसमें इतनी मेडिकेशन खिलाई हुई होती है कि रिजर्व्स ही ख़त्म हुए होते हैं। जब हम मेडिसिन्स देने पे आते हैं तो ओवरी में एग्स ही नहीं बचे होते, बिकॉज मुख्तलिफ स्टिमुलेशंस दे के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी हमारे वो सारे बहन भाई हैं, जो भी कहें, जो हमारे वो पेशेंट्स हैं, पेशेंट तो नहीं कहेंगे, इनफर्टिलिटी इज़ नॉट अ डिजीज़ एक्चुअली, तो लेकिन वो सारे कपल्स जो कि इनफर्टाइल हैं, जब भी आप प्रॉब्लम में आए आप प्रॉपर एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं ताकि ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस अवॉइड कर सकें। बिकॉज व्हेन यू कम टू अस तो हमारे भी हाथ बंधे हुए होते हैं, जी अब क्या करें, अब तो रिजर्व ही ख़त्म हो चुका है। अल्लाह, तो इसीलिए जो है प्लीज़ आप इसको देखें और प्रॉपर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करें। बिल्कुल प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। डॉक्टर नादिया, क्या पैगाम देना चाहेंगी नाज़रीन को? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी, ऑफ कोर्स माय टीम ऑल्सो, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, और कहकशां एज वेल। सबको बस यही प्रोग्राम में एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी किसी प्रॉब्लम से आप जब सफ़र करें तो काइंडली आप यही कहूँगी कि आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं। बिकॉज जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा दिल दुखता है कि जो चीज़ मैनेजेबल थी एट अर्ली स्टेजेस, लेकिन किसी वजह से आइट्रोजेनिक यानी कि गलत लोगों के पास अगर आप चले गए, गलत मेडिसिन्स ले ली और वो अनमैनेजेबल हो, तो वाकई दिल बहुत दुखता है। तो इसीलिए जब आपके पास कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉपर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास है। और आजकल माशाल्लाह कुछ मरीज़ तो इतनी ज़्यादा नॉलेज लेके आते हैं कि सीरियसली हमारे लिए भी चीज़ें ईजियर हो जाती हैं। हम बताते हैं, आखिर का स्टेप वो बता देते हैं, डॉक्टर ये भी करेंगी आप। तो इट्स गुड टू बिकम अवेयर। हमारा वही एक पैगाम है कि हम आप तक भी अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं। आप अपने डॉक्टर खुद बने, ताकि जब आप हमारे पास हैं इतनी हद तक की काउंसलिंग हो कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। वसीम भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया एक अवेयरनेस सेशन दिखाने के लिए। तो लोगों में एक आगाही दी हम लोगों ने आज। और बाकी मैं जो ऑडियंस देख रहे हैं उन सबसे उनसे अपील करूंगा, जो भी बेऔलाद जोड़े हैं वो बिल्कुल मायूस ना हों, और फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जो कि गल्फ शॉपिंग सेंटर के बिहाइंड वाक़ है, डॉक्टर सफ़िया से आके मुलाकात करें। फ्री कंसल्टेशन है और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल डॉक्टर सफ़िया, क्या पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं भी आप लोगों का सबका थैंक्स करना चाहूँगी सबसे पहले, और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास आप आइए और इंशाअल्लाह ताला फिर वापसी पे मुस्कुराते हुए जाइए इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच, आप सबसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह पीर को आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज़।